नमस्कार, स्वागत है आपका TWC GS वर्ल्ड में। यदि आपने TWC GS वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब TWC GS वर्ल्ड। हम अपने सामान्य विज्ञान के तहत जो हम अपना घटना चक्र वाली पुस्तक को पूर्ण करने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें हम सबसे पहले अपना जीव विज्ञान को पूरा करेंगे और उसके बाद के सब्जेक्टों को वहाँ पर लिखा जाएगा। देखो, जीव विज्ञान में ये आपका आज लेक्चर नंबर होगा तो 9 ही, लेकिन ये इसका पार्ट 3 होगा, क्योंकि जो विटामिन है आपका, विटामिन और पोषण है, उसमें जो क्वेश्चन है वो लगभग 160 के आसपास है और कॉन्सेप्ट भी काफी लंबा चौड़ा है। तो इसी वजह से क्या है कि इसको हमने 3 पार्ट में यहाँ पर डिवाइड कर दिया। पार्ट 2 तक आपके ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। यदि आपने वो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप उन्हें देखना, क्योंकि यदि आप किसी चीज को क्रम से करते हैं तो उसे पढ़ने में भी आसानी होती है और समझने में भी। तो इसलिए ये आज आपका पार्ट नंबर 3 होगा और क्वेश्चन नंबर 90 तक मैंने आपको पार्ट 2 में करा दिए। और जो बाकी क्वेश्चन है आपके 90 से आगे जितने भी क्वेश्चन होंगे 160 तक, वो मैं आज आपको यहाँ पर कंप्लीट करा दूंगा। इसी वीडियो में ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। देखो, ये जो आपका वीडियो होगा ये आपका यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीओ, आरओ, एआरओ और जितने भी आयोग के अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उन सभी के लिए यूजफुल होने वाला है। तो स्टार्ट करेंगे हम अपना क्वेश्चन नंबर 91 से। क्वेश्चन नंबर 91 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता। तो देखो, ग्लाइकोजन रहता है, यकृत में होता है। एमिनो अम्ल, वसा, वसा भी होती है। और टोकोफेरॉल भी होता है। तो इसका मतलब क्या नहीं होता, एमिनो अम्ल। एमिनो अम्ल संग्रहित नहीं होता। जब भी जरूरत पड़ती है, जिस प्रकार के एमिनो अम्ल की जरूरत पड़ती है उसी प्रकार का एमिनो अम्ल कौन बनाते हैं, एमिनो अम्ल बनाते हैं कैडोन। यही एमिनो अम्ल ही कैडोन का निर्माण करते करते हैं। अर्थात कुल मिलाकर एमिनो अम्ल का जो निर्माण किया जाता है वो कैडोन के द्वारा ही किया जाता है। और कैडोन कहाँ होते हैं, कैडोन होते हैं आपके डीएनए पर। जो जीन होता है ना, डीएनए का जीन, इस पर होते हैं। ऐसा आपने देखा होगा ADC, इस तरह से जो होते हैं, इन तीनों को मिलाकर ही क्या बनता है, एक कैडोन बनता है। और जैसी जरूरत पड़ती है शरीर को उसी प्रकार के एमिनो अम्ल का यहाँ पर निर्माण हो जाता है प्रोटीन के साथ क्रिया करके। तो बी आंसर। प्रोटीन छोटी इकाइयों से बने होते हैं जिन्हें एमिनो अम्ल कहते हैं। एमिनो अम्ल मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता। नेक्स्ट है, निम्न में से किस फल में लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अब देखो, जामुन में तो नहीं पाया जाता। यदि आप देखेंगे लौकाट में भी नहीं और अमरूद में भी नहीं। तो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है करौंदा में। बी आंसर होगा इसका। तो करौंदा एक आवर्ती बीज पौधा है जिसके फल में विटामिन सी, लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन सी घाव भरने में उपयोगी होता है तथा लोह पदार्थ हमारे रक्त के हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। नेक्स्ट, खनिजों पर विचार करना है। और कह रहा है कि उपर्युक्त खनिजों में से मानव शरीर में पेशियों के संकुचन के लिए किन की आवश्यकता होती है। तो देखो, पेशियों के संकुचन के लिए देखो, पेशी जो सबसे ज्यादा संकुचन करती है उसमें कैल्शियम की भी जरूरत होती है, लोहे की भी जरूरत होती है और सोडियम की भी जरूरत होती है। अर्थात ये Fe और Na तीनों की जरूरत होती है यहाँ पर। तो आंसर क्या लगेगा, डी आंसर। एक, दो और तीनों सही है। तो रक्त में पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, लोहा का समुचित अनुपात हृदय की गति तथा अन्य चिकनी मांसपेशियों को उत्तेजित करने एवं उनमें संकुचन क्रिया संपन्न करने के लिए आवश्यक है। Next, पालक के पत्तों में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। तो पालक के पत्तों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है आयरन, Fe। इसीलिए तो कहा जाता है कि आप ए, हरी सब्जियां खाने की सलाह दी जाती है। और हरी सब्जियों में भी यदि सबसे बेस्ट देखा जाएगा तो हरी पत्तेदार सब्जियों में वो देखा जाएगा आपका पालक। पालक में सर्वाधिक मात्रा में आयरन पाया जाता है। पालक के पत्तों में सर्वाधिक आयरन होती है। आयरन शरीर में हीमोग्लोबिन तथा साइटोक्रोम एंजाइम का घटक है। शरीर में लोहा अर्थात आयरन की कमी हो जाने से अरक्तता, जिसे हम एनीमिया बोलते हैं, हो जाती है तथा शरीर की सुरक्षा तंत्र भी दुर्बल हो जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन लोहे का अच्छा स्रोत है। तो लोहे का अच्छा स्रोत पालक ही है। डी आंसर इसका। लोह का अंश सबसे अधिक पाया जाता है। तो लोह का अंश, अब देखो, यहाँ पर उसने पालक नहीं दिया। जब पालक नहीं दिया तो पीछे ही मैंने आपको अभी बताया था कि हरी सब्जियों में भी अच्छा खासा लोहा पाया जाता है। तो आपका आंसर क्या होगा, सी। लोहा का सर्वाधिक अंश हरी सब्जियों में पाया जाता है। इसके अलावा वो मांस में, अंडा में, फलियां, अनाज भी इसके प्रमुख स्रोत होते हैं। यह हीमोग्लोबिन तथा साइटोक्रोम एंजाइम का घटक होता है तथा शरीर में इसकी कमी हो जाने से एनीमिया रोग हो जाता है। बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसका उसमें बहुमूल्य है या बाहुल्य है। किसका बाहुल्य है, तो देखो, बासमती चावल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है एमाइलेज या एमाइलोज पाया जाता है। चावल, दो प्रकार के स्टोर्स पाए जाते हैं चावल में, एक तो एमाइलेज और एमाइलोपेक्टिन। तो सामान्यतः चावल लंबे दाने वाली किस्म में जैसे बासमती में एमाइलोज अधिक मात्रा में पाया जाता है। मध्यम
तथा छोटे दाने वाले चावल की किस्मों में एमाइलोपेक्टिन अधिक मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? तो ये होता है आपका लैक्टोज। लैक्टोज के कारण ही दूध में मिठास बनती है। लैक्टोज दूध में पाई जाने वाली एक प्राकृतिक शर्करा है। यह एक डाइसैकेराइड शुगर है। यह गैलेक्टोज तथा ग्लूकोज से व्युत्पन्न होती है और इसकी हल्की मिठास का कारण है। दूध में विद्यमान सैकेराइड है, तो दूध में कौन सा सैकेराइड होता है? लैक्टोज। बी आंसर। दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब होता है? देखो, दूध जो बैक्टीरिया के एस्परजिलस, तो ये तो कवक होती है। स्यूडोमोनास ये भी नहीं होता। स्टो यो लोकोकस ये भी नहीं होता। तो लैक्टोबैसिलस। जब भी दूध में लैक्टोबैसिलस जीवाणु की मात्रा बढ़ जाएगी तभी दूध खराब हो जाएगा। तो दूध लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण खराब या खट्टा होता है। यह एक अति महत्वपूर्ण जीवाणु होता है जो कि पाचक नाल में पाया जाता है। ये मिल्क शुगर को लैक्टिक अम्ल में बदल देते हैं जिसके कारण दूध खट्टा हो जाता है। दूध से दही, छाछ तथा पनीर निर्माण कार्य लैक्टोबैसिलस जीवाणु द्वारा ही किया जाता है। इसके अलावा ये जीवाणु शरीर में कोलेस्ट्रॉल को सामान्य रखने में सहायक होते हैं। ये जीवाणु प्राकैरियोटिक कोशिका वाले सूक्ष्म किस्म के जीव होते हैं जिनमें अविकसित केंद्रक पाया जाता है। ये कह लो कि या तो केंद्रक होगा ही नहीं, और यदि केंद्रक होगा तो अविकसित प्रकार का होगा। उसी प्रकार से एक और हिस्टोन प्रोटीन भी इसमें नहीं होती। प्राकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में सबसे मेन अंतर दो ही है। केंद्रक अविकसित होगा प्राकैरियोटिक में, जबकि यूकैरियोटिक में केंद्रक विकसित अवस्था में पाया जाता है। उसी प्रकार प्राकैरियोटिक में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती और यूकैरियोटिक कोशिका में हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। दूध का दही में परिवर्तन किसके कारण होता है? तो ये होता है जीवाणुओं के द्वारा, अर्थात बैक्टीरिया के द्वारा। ए आंसर। दूध में कैसीन नामक प्रोटीन उपस्थित होती है। इसी प्रोटीन के कारण दूध सफेद रंग का होता है। दही का निर्माण लैक्टिक अम्ल के बैक्टीरिया तथा कैसीन के बीच रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है। गाय का दूध पीले सफेद रंग का होता है जिसका कारण उसमें निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति होती है? तो उसमें आपका देखेंगे उसमें कैसीन के साथ कैरोटीन भी पाया जाता है। आंसर इसका सी होगा। गाय का दूध भैंस के दूध से की अपेक्षा अधिक पीला होता है। दूध में कैसीन नामक प्रोटीन उपस्थित होता है। इसी प्रोटीन के कारण दूध सफेद रंग का होता है और गाय के दूध हल्के पीले रंग का कारण इसमें बीटा कैरोटीन की उपस्थिति होती है। अर्थात बीटा कैरोटीन हाइड्रोकार्बन होता है जिसका सूत्र C40H56 होता है। गाय के दूध के हल्के पीले रंग का कारण निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ये आप आंसर्स का दे सकते हैं कैरोटीन। और यदि और भी डीपली पूछे तो आप फिर लगाएंगे इसका बीटा कैरोटीन। दूध का सफेद रंग होता है, तो दूध का सफेद रंग लैक्टोज के कारण होता है। ओ सॉरी, लैक्टोज के कारण नहीं, ये आपका कैसीन के कारण होता है जो सफेद रंग होता है। भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा कितनी होती है? देखो, भैंस के दूध में 7.2% वसा पाई जाती है। ए आंसर इसका। भैंस के दूध में औसत वसा 7.2%, जबकि गाय के दूध में औसत वसा की मात्रा 3.5 से 4% तक पाई जाती है। इसके अलावा दूध में प्रोटीन, खनिज लवण, लैक्टोज इत्यादि मुख्य अवयव पाए जाते हैं तथा दूध का पीला रंग दूध में मौजूद कैरोटीन के कारण होता है। दूध को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम रेनिन लैक्टेज मानव शरीर में कितने वर्ष की आयु में लुप्त हो जाता है? तो देखो, यहाँ पर इसका यदि आप आंसर देखेंगे, वो तो बचपन में ही जाता है, लेकिन यहाँ पर कोई भी सटीक आंसर देना बड़ा कठिन हो जाता है। या ये कह लो कि 2 से 3 वर्ष की आयु में सामान्यतः समाप्त हो जाता है। तो जरा व्याख्या देखो इसकी। अनेक स्तनियों के जठर रस में दुग्ध प्रोटीन्स के पाचन हेतु रेनिन नामक एंजाइम पाया जाता है। मानव के जठर रस में इसकी उपस्थिति में संदिग्ध है। संभवतः शिशुओं में जठर रस में यह होता है, किंतु वयस्क के जठर रस में यह नहीं होता। वयस्कों में दुग्ध प्रोटीन्स के पाचन का श्रेय पेप्सिन नामक एंजाइम को ही दिया जाता है। सामान्यतः रेनिन और लैक्टोज एंजाइम मानव शरीर में 2 या 3 वर्ष की आयु में क्षीण होना शुरू हो जाते हैं और 6 से 15 वर्ष की आयु के मध्य पूर्णतः लुप्त हो जाते हैं। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है, तो दुग्ध प्रोटीन को कौन सा एंजाइम पचाता है? वो पचाता है रेनिन। आपका आंसर सी होगा। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम रेनिन होता है जो दूध की घुलनशील प्रोटीन कैसीन को अर्ध ठोस एवं कम घुलनशील कैल्शियम पेरोक्सीनेट में परिवर्तित कर दूध को दही के रूप में जमा देता है। शिशुओं में जठर रस में यह पाचक एंजाइम होता है, किंतु वयस्कों के जठर रस में यह नहीं पाया जाता। नेक्स्ट, कैसीन दुग्ध होता है, तो कैसीन दुग्ध क्या होता है? कैसीन दुग्ध एक तरीके का प्रोटीन होता है। सी आंसर इसका। कैसीन एक फास्फोप्रोटीन्स है जो कि दूध में पाया जाता है। फास्फोप्रोटीन्स फास्फेट समूह से संयुक्त प्रोटीन्स होते हैं।
दूध का धवल रंग कैसीन की उपस्थिति के कारण होता है। दूध में एल्बुमिन नामक एक अन्य प्रोटीन भी पाया जाता है। दूध पूर्ण आहार है जिसमें प्रोटीन की मात्रा लगभग 3.3% पाई जाती है। नेक्स्ट है दूध का धवल रंग अर्थात दूध का सफेद रंग इसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो ये होता है कैसीन की उपस्थिति के कारण। डी आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है? तो दूध में आपकी कैसीन प्रोटीन पाई जाती है। अब देखो दूध को लेकर एक ही सवाल जो है कई कई रूप में कई कई अलग अलग रूपों में यहाँ पर वो उन्होंने दिखाया। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखो कौन सुमेलित नहीं है। यदि आप देखें कैरोटीन, कैरेटीन क्या होती है? कैरेटीन एक प्रोटीन होती है, ये आपका ठीक है। और थायमिन विटामिन होती है, एड्रेलिन हार्मोन होता है, सैकरिन कार्बोहाइड्रेट नहीं होता। इसका मतलब यही आपका आंसर लगेगा। तो फिर सैकरिन होता क्या है? सैकरिन जो होते हैं वो आपके कार्बनिक यौगिक होते हैं। नेक्स्ट, तो सैकरिन कार्बनिक यौगिक है, कृत्रिम मिठास के लिए प्रयुक्त किया जाता है, एड्रेलिन हार्मोन होता है, इसी को उड़े उड़े लड़ो और उड़ो हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। थायमिन विटामिन होती है, कैरेटीन प्रोटीन होती है। शरीर में ऊतकों का निर्माण कौन करता है? तो ऊतकों का निर्माण भी प्रोटीन ही करती है। सी आंसर इसका। शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। प्रोटीन वृद्धि तथा मरम्मत के लिए आवश्यक होती है। प्रोटीन्स एमिनो अम्ल का की यौगिक होती है, अर्थात एमिनो अम्ल इनकी संयोजक इकाइयों या एकलक होते हैं। प्रकृति में लगभग 500 प्रकार के एमिनो अम्ल पाए जाते हैं। इनमें से 20 प्रकार के एमिनो अम्ल ही प्रोटीन्स के एकलक होते हैं, जो मुख्यतः अनिवार्य तथा अनिवार्य दो प्रकार के होते हैं। एक तो अनिवार्य होते हैं कि इन्हें तो लेना ही लेना है, कुछ इसेंशियली होते हैं, नॉन इसेंशियली होते हैं, कुछ अनानिवार्य होते हैं कि इन्हें ना लिए बिना भी काम चल जाएगा। जैसे मानव शरीर की धीमी वृद्धि निम्न में से किसकी कमी के कारण होती है? तो जब यदि मानव शरीर की वृद्धि धीमी हो रही है तो उसमें क्या है? प्रोटीन की कमी है। सी आंसर। प्रोटीन एक जटिल नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ है जिसका गठन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तत्वों के अणुओं से मिलकर होता है। प्रोटीन में इन तत्वों के अतिरिक्त आंशिक रूप से गंधक, जस्ता, तांबा, फास्फोरस भी उपस्थित होता है। ये जीव द्रव्य के मुख्य अवयव हैं एवं शारीरिक वृद्धि तथा विभिन्न जैविक क्रियाओं के लिए आवश्यक होते हैं। प्रोटीन त्वचा, रक्त, मांसपेशियां तथा हड्डियों की कोशिकाओं के विकास के लिए आवश्यक होते हैं। इनकी कमी से मानव शरीर की वृद्धि धीमी हो जाती है। सुमेलित करना, इधर अणु है और उधर उसमें उपस्थित तत्व है। जैसे विटामिन बी बारह में क्या होता है? विटामिन बी बारह में होता है आपका कोबाल्ट। एक का दो देख लो। अब सी को तो हटा दो और डी को भी हटा दो यहाँ से। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है, तो बी का चार देख लो। अब देखो ए का दो और बी का चार ए में है, तो यहाँ से आपका आंसर तो मिल गया। बाकी को मिला लो। क्लोरोफिल क्या किसमें? मैग्नीशियम होता है क्लोरोफिल में। और पीतल क्या होता है? पीतल तांबा। नेक्स्ट, विटामिन बी बारह का संबंध कोबाल्ट से है, हीमोग्लोबिन का लोहे से, क्लोरोफिल का मैग्नीशियम से और पीतल का तांबे से है। क्योंकि तांबे क्या क्या होता है? तांबे में आप यदि देखें तो आप टीन मिला दो या कुछ अन्य धातु मिलाने पर भी यहाँ पर क्या हो जाता है? वो पीतल में बदल जाता है। कौन सुमेलित नहीं है? क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है, ये ठीक है। हीमोग्लोबिन में आयरन, खाने के नमक में सोडियम, ठीक है। कपड़े धोने के में सोडा में पोटेशियम नहीं पाया जाता आपका, तो आंसर क्या लगेगा? डी लगेगा। तो कपड़े धोने के में जो सोडा होता है उसमें क्या पाया जाता है? उसमें पाया जाता है सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3, ये पाया जाता है। तो क्लोरोफिल मैग्नीशियम, हीमोग्लोबिन आयरन, खाने के जो नमक होता है उसमें सोडियम क्लोराइड और कपड़े धोने का जो सोडा होता है उसमें सोडियम कार्बोनेट पाया जाता है। फिर से किस किस की उपस्थिति? शायद देखो पूरा का पूरा क्वेश्चन ही रिपीट हो गया यहाँ पर। तो देखो विटामिन बी बारह अभी बताया किसमें पाया जाता है? कोबाल्ट में। हीमोग्लोबिन लोहे में। क्लोरोफिल मैग्नीशियम और चाल्कोपाइराइट में। ये आपका तीन हो जाएगा। तो इस प्रकार आंसर मिला लो। तो ए का दो और बी का चार, ए का दो बी का चार आपका एक तरीके से ए में लग जाएगा। विटामिन बी बारह कोबाल्ट में, हीमोग्लोबिन लोहे में, क्लोरोफिल मैग्नीशियम में और चाल्कोपाइराइट तांबा या कॉपर। इधर सूची एक है और सूची दो को सुमेलित करना है। इधर देखो नाम दिए हैं विटामिन के और इधर दिए हैं उनके रासायनिक नाम। अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि कौन सा विटामिन किससे संबंधित होगा। जैसे मैं आपसे कह दूं विटामिन बी वन का जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है? विटामिन बी वन को हम एक तरीके से कहें तो उसे बोलते हैं पायरोडॉक्सी। बी वन को, एक सेकंड जरा, मिस्टेक हो गई यहाँ पर थोड़ी सी। तो बी वन को बोलते हैं हम थाइमिन, पायरोडॉक्सिन नहीं बोलेंगे। और उसी प्रकार से यदि हम देखें बी टू को हम क्या कहेंगे? तो बी टू को कहेंगे एक तरीके से ट्राइबोफ्लोविन। बी सिक्स, बी सिक्स जो होता है वो आपका पायरोडैक्सिन होता है।
अब आप विटामिन बी 12 को बोलेंगे साइनोकोबालामिन। तो डी का एक देख लो, इसमें डी का एक। अब यहाँ पर या तो देखो मैचिंग तो सारे ही हो गए, जैसे आप देखें तो यहाँ पर देखेंगे ए का इसमें लगेगा आपका 4, बी का 3, सी का 5 और डी का 1। इस प्रकार आपका आंसर क्या लगेगा, इसमें बी लग जाएगा। विटामिन बी 1 को थायमिन कहते हैं, विटामिन बी 2 को राइबोफ्लोविन, विटामिन बी 12 को साइनोकोबालामिन और विटामिन बी 6 को पायरिडॉक्सिन कहा जाता है। Next, कौन सा एक सुमेलित है? देखो, विटामिन बी को क्या रेटिनॉल कहते हैं? नहीं। देखो, विटामिन बी 1 को क्या कहते हैं? थायमिन कहते हैं, तो ये तो हटा यहाँ से। बी 2 को राइबोफ्लोविन कहते हैं। यस, बी 2 को राइबोफ्लोविन ही कहते हैं। बी 6 को हम पायरोडॉक्सिन कहते हैं, ये यहाँ पर पायरोडॉक्सिन आ जाएगा। और विटामिन सी को कैल्सीफोरल नहीं कहते, इसको एस्कॉर्बिक अम्ल कहते हैं। एस्कॉर्बिक अम्ल कहे गए। कौन सूक्ष्म तत्व नहीं है? अब देखो, कौन सा सूक्ष्म तत्व नहीं है, तो इसमें देखें गंधक। गंधक एक सूक्ष्म तत्व नहीं है, सी आंसर इसका। सूक्ष्म पोषक तत्व वे होते हैं जिनकी आवश्यकता जीवन भर किंतु बहुत कम मात्रा में पड़ती है। सूक्ष्म पोषक तत्व में लोहा, कोबाल्ट, क्लोरीन, तांबा, मैग्नीज, निकेल, जस्ता, मोलिब्डेनम आदि शामिल होते हैं, जबकि सल्फर या गंधक एक दीर्घ या वृहत पोषक तत्व है, अतः यह सूक्ष्म तत्वों की श्रेणी में नहीं आता। नेक्स्ट, पपीते में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो पपीते में सी विटामिन पाया जाता है, विटामिन सी, बी आंसर। पपीता में मुख्यतः विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। पपीता विटामिन ए, विटामिन बी 1, विटामिन बी 2 का एक स्रोत है, परंतु इसमें विटामिन सी सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। निम्न में से कौन सा विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत नहीं है? तो देखो, आम भी प्राकृतिक स्रोत है, गाजर भी, पपीता भी। दूध, दूध प्राकृतिक स्रोत नहीं है, डी आंसर। आम, पपीता, गाजर विटामिन ए के प्राकृतिक स्रोत हैं, जबकि दूध विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत नहीं। दूध में विटामिन ए अत्यंत अल्प मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट, अल्फा क्रोटीन एक प्रोटीन है। देखो, अल्फा क्रोटीन जो प्रोटीन है वो कहाँ उपस्थित होती है? वो होती है आपकी त्वचा में, बी आंसर इसका। अल्फा क्रोटीन एक प्रोटीन है जो कि त्वचा में उपस्थित होता है। यह केरोटीन एक प्रकार की प्रोटीन का एक प्रकार है जो जल में अघुलनशील एवं संरचनात्मक तथा तंतुगत होते हैं। सींग, नाखून, खुर, बाल आदि अल्फा क्रोटीन में ही या अल्फा क्रोटीन के ही बने होते हैं। बाल किस जिस प्रोटीन का बना होता है उसे कहते हैं, अभी पता है आपको, केराटिन प्रोटीन, सी आंसर इसका। मानव के बाल एक नख के में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन विद्यमान होता है? तो ये भी फिर से आपका केराटिन प्रोटीन ही आपका जिम्मेदार होता है, बी आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है? अब देखो, बाल होते हैं, बालों में कैरोटीन पाया जाता है, क्रोमे पर कैरोटीन पाया जाता है। रेशम, लूता रेशम जो होता है, जो स्पाइडर सिल्क होता है, उसमें भी प्रोटीन पाया जाता है। तो कपास में, तो कपास का रेशा होता है, ये आंसर लगेगा। तो कपास एक मुलायम और रोएदार स्टेपल रेशा होता है जो कपास के पौधों के बीच बीजों के चारों ओर एक संरक्षण आवरण में विकसित होता है। यह लगभग पूरी तरह सेल्यूलोज का बना होता है। केस, बाल, लूता रेशम और खुर मुख्यतः प्रोटीन के बने होते हैं, और वो भी कौन सी प्रोटीन? कैरोटीन। अल्फा कैरोटीन कह लो या कैरोटीन कह लो। निम्नलिखित में से किस तत्व में प्रोटीन विद्यमान होते हैं? तो देखो, इसमें कार्बन में भी होता है, ऑक्सीजन में भी होता है, हाइड्रोजन में भी होता है और नाइट्रोजन में भी। इसका मतलब वो पूछ रहा है कि सही कौन सा है, तो आंसर आपका डी लगेगा। प्रोटीन के संयोजन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त गंधक, फास्फोरस, आयोडीन और लोहे आदि के अंश प्राय होते हैं। प्रोटीन्स एमिनो अम्ल के यौगिक होते हैं, तथा एमिनो अम्ल इनकी संयोजक इकाइयां या एकलक होते हैं। प्रकृति में लगभग 500 प्रकार के एमिनो अम्ल पाए जाते हैं, लेकिन मानव शरीर के लिए केवल 20 एमिनो अम्ल की ही आवश्यकता होती है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन को विकृत नहीं करता? कौन प्रोटीन को विकृत नहीं करेगा? देखो, ऊष्मा कर देती है, एक्स किरणें भी कर देती हैं, भारी धातु लवण भी कर देती है, तो अवरक्त करने इसे विकृत नहीं करती, बी आंसर। तो ऊष्मा, एक्स किरणें, भारी धातु लवण आदि प्रोटीन को विकृत करते हैं, जबकि अवरक्त किरणें प्रोटीन को विकृत नहीं करती। नेक्स्ट, एंजाइम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? अब कहता है वे जैव उत्प्रेरक होते हैं, बिल्कुल जैव उत्प्रेरक होते हैं एंजाइम। वे शरीर में उसी स्थान पर अपना कार्य करते हैं जहां उत्पादित होते हैं, ये भी आपका ठीक है, तो इसलिए आंसर क्या लगेगा? सी। दोनों ही कथन आपके सत्य। एंजाइम जैव उत्प्रेरक होते हैं जो विशिष्ट जैविक कार्यों या क्रियाओं को अति उच्च दर से संपन्न कराते हैं। एंजाइम के बिना जैव प्रक्रियाएं अति मंद दर से होती हैं। सामान्यतः एंजाइम उसी स्थान पर कार्य करते हैं जहां वे उत्पन्न होते हैं, जबकि हार्मोन्स अपने उद्गम स्थान से अलग स्थान पर
कार्य संपादित करते हैं। तरुण वृद्ध व्यक्तियों में प्रोटीन की आवश्यकताएं क्या होती हैं? तरुण में जो होती है, जो वृद्धों में होती है, वृद्धों में तो प्रोटीन की उच्चतर आवश्यकता होती है और तरुण में न्यूनतम होती है। तो इसका मतलब आंसर क्या लगेगा? आपका आंसर हो जाएगा सी। प्रोटीन त्वचा, मांसपेशियों तथा हड्डियों की कोशिकाओं के विकास के लिए आवश्यक होती हैं। इनकी कमी से मानव शरीर की वृद्धि धीमी हो जाती है, अर्थात वृद्धों में तरुणों की अपेक्षा प्रोटीन अधिक आवश्यक होती है। नेक्स्ट है, सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा कितनी होगी? दोस्तों, सामान्य क्रियाशील महिला होती है उसके लिए 45 ग्राम की जरूरत होती है प्रतिदिन। सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा 45 से 46 ग्राम और वसा की 20 ग्राम, कैल्शियम एवं आयरन की मात्रा क्रम से 400 मिलीग्राम और 30 मिलीग्राम होती है। जबकि गर्भवती महिला और बच्चों को दूध पिलाने वाली महिलाओं को इससे अधिक मात्रा में दैनिक आहार की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, दूध पिलाने वाली माँ को प्रतिदिन आहार में कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है? तो लगभग आप ये कह लो कि 70 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। दूध पिलाने वाली माँ को प्रतिदिन कुल आहार का 10 से 15% भाग प्रोटीन की आवश्यकता होती है। यह मात्रा प्रतिदिन 65 ग्राम से 70 ग्राम तक होनी चाहिए। बोतल का दूध पीने वाले बच्चों की तुलना में माँ का दूध पीने वाले बच्चों में निम्नलिखित में से कौन से विशिष्ट लक्षण होते हैं? अब देखो, उसमें होता है मोटापा कम होता है। उसमें यदि आप देखें, रोगों का प्रतिरोध करने की क्षमता अधिक होती है। उसे विटामिन और प्रोटीन अधिक मिलते हैं, ये भी ठीक है। उसकी लंबाई में असामान्य वृद्धि होती है, नहीं, उसकी लंबाई में असामान्य वृद्धि नहीं होती, लंबाई में सामान्य वृद्धि होती है। इसलिए आंसर आपका 1, 2 और 3 लगेगा। माँ का दूध बोतल की दूध की अपेक्षा कहीं अधिक गुणकारी होता है, क्योंकि इसमें जहाँ एक और बच्चे को अधिक विटामिन एवं प्रोटीन की प्राप्ति होती है, वहीं दूसरी ओर बच्चे में रोग प्रतिरोध करने की क्षमता भी अधिक होती है। लैक्टोज, जिसे दुग्ध शर्करा भी कहते हैं, की सर्वाधिक मात्रा मानव माता के दुग्ध में होती है। माँ के दूध से बच्चे की लंबाई में असामान्य वृद्धि नहीं होती। माँ का दुग्ध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है, किंतु इसमें निम्नलिखित का अभाव होता है। तो इसमें क्या नहीं पाया जाता? इसमें लोहा नहीं पाया जाता। ये आंसर मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम होता है, पोटेशियम होता है। माँ का दूध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है, किंतु इसमें लौह पोषक तत्व का अभाव होता है। दुग्ध स्त्रावण के आरंभिक कुछ दिनों तक जो दूध निकलता है उसे प्रथम स्तनीय या खीस कहते हैं। इसमें कई प्रकार के प्रतिरक्षी तत्व समाहित होते हैं जो नवजात शिशु में प्रतिरोधी क्षमता उत्पन्न करने के लिए अति आवश्यक होते हैं। कोलेस्ट्रोडम या खीस में शिशु के बेहतर स्वास्थ्य के लिए जिंक, कैल्शियम, विटामिन ए, B6, B12, पोटेशियम, मैग्नीशियम आदि प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। दूध किसका घटिया स्रोत है? तो घटिया स्रोत की बात कर रहा है आपको, दूध किसका घटिया स्रोत है? तो उसमें विटामिन सी नहीं पाया जाता दूध में। सी आंसर लगेगा इसका। दूध विटामिन सी का अच्छा स्रोत नहीं है, जबकि इसमें कैल्शियम, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। स्टार्च है, तो स्टार्च क्या है? स्टार्च एक पॉलीसैकेराइड है। आंसर सी होगा इसका। स्टार्च C6H10O5 या मंड एक पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। इसका निर्माण ग्लूकोज मोनोसैकेराइड की इकाइयों की एक बड़ी संख्या के आपस में ग्लाइकोसिटिक बंधों द्वारा जुड़ने के कारण होता है। पादपों के बीज और फलियों में स्टार्च एमाइलेज या एमाइलोपेक्टिन के रूप में उपस्थित होता है। स्टार्च और सेल्यूलोज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखो, कौन सा सही नहीं है इसमें? यदि आप देखेंगे तो दोनों का वानस्पतिक उद्भव हुआ है, ये ठीक है। दोनों बहुलक होते हैं, ये भी ठीक है। आयोडीन के साथ दोनों रंग प्रदान करते हैं, नहीं। आयोडीन के साथ दोनों रंग प्रदान नहीं करते, तो सी आंसर होगा इसका। स्टार्च तथा सेल्यूलोज दोनों का वानस्पतिक उद्भव होता है। दोनों गुण अणु या बहुलक अर्थात पॉलीमर्स होते हैं तथा दोनों ग्लूकोज अर्थात C6H12O6 अणु से निर्मित होते हैं। स्टार्च आयोडीन के साथ नीला काला रंग देता है, जबकि सेल्यूलोज इस घोल में रंग प्रदान नहीं करता। मंड पौधे में संचित भोजन का सबसे अधिक महत्वपूर्ण कण है, जबकि सेल्यूलोज पौधों की कोशिका भित्ति में पाया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? तो जो विटामिन होता है डी, विटामिन डी को भी हार्मोन माना जाता है। तो विटामिन डी को हार्मोन माना जाता है, इसके सर्जन में कैल्सीफेरोल पाया जाता है। जंतुओं में दो सक्रिय विटामिन डी होते हैं, जो एक तो कैल्के कैल्सीफेरोल और अर्गो कैल्सीफेरोल होते हैं। और कैल्के कैल्सीफेरोल का संश्लेषण स्वयं जंतु द्वारा होता है, किंतु इसकी प्रक्रिया जटिल होती है। अर्गो कैल्सीफेरोल का संश्लेषण सूर्य
प्रकाश की पराबैंगनी किरणों के प्रभाव से अर्गोस्ट्रोल नामक पदार्थ से यीस्ट कोशिकाएं करती हैं। विटामिन डी के सृजन में निम्न में से कौन पाया जाता है? तो विटामिन डी के सृजन में जो पाया जाता है वो आपका कैल्सीफेरोल पाया जाता है। इसलिए तो विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरोल ही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अब देखो कौन सा सही नहीं है। दूध में कोई भी विटामिन नहीं होता, ऐसा नहीं है। दूध में कई सारे विटामिन होता है। यही कहता है कि विटामिन सी नहीं होता, तो ये इसकी बात थोड़ी ठीक हो जाती। तो आंसर तो पहला ही मिल गया आपको। आगे भी देख सकते हैं, यदि क्योंकि हमें बेस्ट देखना होता है। विटामिन ए के अभाव के कारण त्वचा शुष्क तथा सल्की हो जाती है, ये ठीक है। जोड़ों में पीड़ा होना स्कर्वी के लक्षण में से एक है, ये भी ठीक है। विटामिन बी 1 के अभाव में हृदयघात हो सकता है, ये भी ठीक है आपका। आंसर अब आपका ए ही होगा। दूध में विटामिन बी 1, बी 2, नियासिन, बी 6, बी 12 आदि पाए जाते हैं, अतः कथन ए सही नहीं है। अतः प्रश्नगत सभी कथन सही हैं। निम्नलिखित में से किससे कुपोषण होता है? अब देखो, यदि आप कम पोषण करते हैं या ज्यादा पोषण खाते हैं तो उससे भी आपको कुपोषण होगा। और यदि आप अल्प पोषण करते हैं तो उससे भी आपको कुपोषण होगा। अब जो ये देखो, अल्प पोषण करेंगे, भोजन नहीं मिलेगा तो क्या होगा? वृद्धि रुक जाती है शरीर की। और यदि आप ज्यादा पोषण कर लेते हैं, ज्यादा भोजन कर लेते हैं, तो वहीं पर किसकी परेशानी आती है? मोटापे की। और असंतुलित भोजन करेंगे तो जो क्रिया सिस्टम होता है शरीर का वो पूरा बिगड़ जाएगा, तो वहां भी कुपोषण की संभावनाएं पूरी तरीके से बढ़ेंगी। तो इसका मतलब तीनों ही फूट जो है वो आपके सही है। तो आंसर 1, 2, 3 लगाएंगे, डी लगाएंगे इसका। कुपोषण की स्थिति असंतुलित पोषण, अल्प पोषण, अतिपोषण के कारण उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार करना है और कह रहा है कि कथनों में कौन कौन से सही कथन हैं। देखो इसमें कौन कौन से सत्य हैं। मानव भोजन में वसा अम्लों का एक भाग होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। सामान्य भोजन में 75 ग्राम वसा होनी चाहिए, ये भी ठीक है। मानव शरीर कोशिकाएं किसी भी प्रकार के वसा अम्लों का संश्लेषण नहीं कर सकती हैं, ये तो गलत हो गया आपका। आवश्यक वसा अम्लों की अनुपस्थिति से न्यूनतम रोग उत्पन्न होते हैं, ये भी ठीक है। यदि आप अम्लों की अनुपस्थिति से न्यूनतम रोग उत्पन्न होते हैं, कह रहा है कि आवश्यक वसा अम्लों की अनुपस्थिति से, यस बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब क्या है? 1, 2 और 4 सही है आपके। 1, 2 और 4 आपका, इसका मतलब बी आंसर होगा। मानव शरीर की कोशिकाएं केवल आवश्यक वसीय अम्लों का संश्लेषण नहीं कर सकती। नेक्स्ट है, अलसी किसका प्रचुर स्रोत है? देखो अलसी में जो पाया जाता है वो ओमेगा 3 पाया जाता है, बी आंसर होगा इसका। अलसी या तीसी समशीतोष्ण प्रदेशों का एक पौधा है। इसके बीज से तेल निकाला जाता है। इसमें ओमेगा 3 वसीय अम्ल काफी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो रक्त नलिकाओं में वसा के जमाव को रोकने में सक्षम होता है। निम्नलिखित में से कौन सा अल्फा लिनोलिक अम्ल का सर्वोत्तम स्रोत है, अर्थात 18 कार्बन युक्त ओमेगा 3 फैटी अम्ल का सर्वोत्तम स्रोत है? तो ये आपका अलसी अलसी आपका सर्वोत्तम स्रोत होगा, डी आंसर। अल्फा लिनोलिक अम्ल एक ओमेगा 3 वसीय अम्ल है। यह मानव स्वास्थ्य के लिए आवश्यक 2 वसीय अम्लों में से एक है। लिनोलिक अम्ल एक अन्य वसीय अम्ल है जो मानव स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। ये आवश्यक वसीय अम्ल मानव शरीर के अंदर उत्पन्न नहीं हो सकते और इन्हें आहार के माध्यम से ही ग्रहण करना होता है। तिलहनी फसलों में अधिकतम अल्फा लिनोलिक अम्ल अलसी में पाया जाता है। दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषणदायक अन्य तत्व सम्मिलित होते हैं, तो कौन कौन से? देखो, दूध में आपका कैल्शियम होता है, पोटेशियम होता है, लेकिन लोहा नहीं होता। ये तो ऑप्शन हट जाएगा यहाँ से। ऐसे पोटेशियम होता है, लोहा नहीं होता। तो जहां जहां लोहा है वहां से हटा दो, तो आंसर क्या लगेगा? अब आपका बी लगेगा। दूध में लगभग 87% जल पाया जाता है। इसके अलावा इसमें वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, पोटेशियम इत्यादि पाए जाते हैं। दूध को पूर्ण आहार कहा गया है, जो कि सभी अवस्थाओं के लिए सर्वमान्य भोजन है। सही उत्तर का चयन करना है। कथन दिए हैं, कथन ए और कारण आर। जैसे देखो, विटामिन बलवर्धक तत्व हैं, यहाँ तक तो ठीक है, जिनकी अच्छे स्वास्थ्य के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है, ये ठीक है आपको। विटामिन हानिकारक बैक्टीरिया को मारकर शरीर को स्वस्थ रखने में सहायता करते हैं, इतना तो नहीं है। ये इसका मतलब आर गलत हो गया आपका। अब जब आर गलत हो गया तो ए सही और आर गलत, आपका सी लगा सकते हैं इसका आंसर। जैसे विटामिन कार्बनिक यौगिक होते हैं जो अच्छे स्वास्थ्य के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है। इनके स्रोत अनाज हैं, हरी सब्जियां हैं, फल फल हैं, दूध है, मांस है। हानिकारक बैक्टीरिया, विषाणुओं, कवकों इत्यादि को श्वेत रुद्राणु मारकर शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में सहायता करते हैं, ना कि विटामिन। नेक्स्ट, कथन ए दिया है, कारण आर है और सत्य कथन की पहचान करनी है उसमें। देखो, अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जा सकते। क्या ऐसा है? हाँ, ऐसा है। अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित नहीं, उन्हें बाहर से ही लेना पड़ता है। मानव अंग केवल अनिवार्य सूक्ष्म पोषक तत्वों का ही संश्लेषण करता है, ऐसा नहीं है।
तो आंसर क्या होगा? फिर से आपका आंसर सी बनेगा, ए सही और आर इसका गलत हो जाएगा। अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जाते और इसलिए उन्हें पर्याप्त मात्रा में भोजन द्वारा ग्रहण किए जाने की आवश्यकता होती है। मानव शरीर विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन बी 12 का संश्लेषण कर सकता है। मानव शरीर हेतु आवश्यक अधिकांश विटामिन, खनिज, आहारीय घटकों को शरीर स्वयं पर्याप्त मात्रा में निर्मित नहीं कर सकता। इन्हें ही अनिवार्य सूक्ष्म पोषक तत्व कहा जाता है। नेक्स्ट, फिर से आपको कथन ए और कारण आर दिया है, सही कोड का यहाँ पर फिर से चयन करना है। जैसे मानव शरीर अपने सभी विटामिन का संश्लेषण कर लेता है, सभी का नहीं करता। तो एक कथन आपका गलत। फिर जब ए गलत हुआ तो ए को भी हटाओ, यहाँ से बी को भी हटाओ और सी को भी हटाओ, तो आंसर क्या लगा? सीधा सीधा डी लग जाएगा। तो शरीर के उचित विकास के लिए विटामिन अनिवार्य होते हैं, ये आपका ठीक होगा। शरीर के उचित विकास के लिए प्रोटीन विटामिन अनिवार्य होते हैं, इनकी कमी से हीनता रोग होने की संभावना बढ़ जाता है। मानव शरीर में सभी विटामिन का संश्लेषण नहीं होता, हालांकि कुछ विटामिन जैसे डी, के, विटामिन बी 12 आदि मानव शरीर में संश्लेषित हो जाते हैं। फिर से कथन और कारण दिए और सही कथन ही आपको छांटना है। हम जैसे मानव आहार में ग्लाइकोसिन, सेरिन, टायरोसिन अनिवार्य रूप से में शामिल होने चाहिए। ऐसा तो नहीं, तो जब ए गलत हो गया आपका तो इसको भी हटाओ, इसको भी हटाओ और इसको भी हटा दो। तो डी आंसर सीधा सीधा। आर को चाहे पढ़े या ना पढ़े लेकिन आंसर अब आपका डी ही लगेगा। ये देखो, ये टेक्निक आपको पूरी तरीके से कहाँ अपनानी है? एग्जाम में। एग्जाम में यदि आपके पास टाइम की कमी है तो आप डायरेक्ट इसका आंसर लगा सकते हैं। 100% आपका आंसर इसी प्रकार से सही होगा। तो अनिवार्य अमीनो अम्ल मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जा सकते, ये भी आपका ठीक। ग्लाइकोसिन, सेरिन, टायरोसिन अतात्विक अमीनो अम्ल हैं जो कि मानव शरीर में ही निर्मित होते हैं। स्तनियों में 20 प्रकार के अमीनो अम्ल में से 11 अतात्विक अनिवार्य अमीनो अम्ल होते हैं। शेष 9 को स्तनीय भोजन से ही प्राप्त करते हैं। इन्हें तात्विक अमीनो अम्ल एसिड कहते हैं, अतः अनिवार्य अमीनो अम्ल मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जा सकते। निम्नलिखित भोज्य पदार्थों में किसमें सभी अनिवार्य अमीनो अम्ल उपस्थित होते हैं? अब देखो, सभी अमीनो अम्ल अनिवार्य अमीनो अम्ल, तो इसमें भी यदि इसका आप आंसर देखें तो थोड़ा सा देना कठिन हो जाता है, क्योंकि आयोग भी इसका आंसर देने में बड़ी कठिनाई कर रहा है। जैसे देखो, सोयाबीन तथा पशुओं से व्युत्पन्न खाद्य पदार्थों जैसे दूध, अंडा, मछली, मांस में पाया जाने वाला प्रोटीन भी सभी अनिवार्य अमीनो अम्लों से युक्त होता है तथा इसे संपूर्ण प्रोटीन कहते हैं। सोयाबीन एक ऐसा एकमात्र गैर पशु व्युत्पन्न प्रोटीन का स्रोत है जिसमें सभी अनिवार्य अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। अतः विकल्प ए में दिए गए चावल को छोड़कर शेष 3 विकल्पों में दिए गए भोज्य पदार्थों में सभी अनिवार्य अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। निम्नलिखित खाद्य पदार्थों में कौन सा सभी आवश्यक अमीनो अम्ल का सर्वोत्तम स्रोत है? देखो, सर्वोत्तम स्रोत है अंडा। यहाँ पर आपको सभी अमीनो अम्ल इसमें लगभग मिल जाते हैं। अंडा सभी आवश्यक अमीनो अम्ल का सर्वोत्तम स्रोत है। अंडा प्रोटीन का उत्कृष्ट स्रोत है जिसमें सभी आवश्यक अमीनो अम्ल सही अनुपात में मौजूद होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है? तो देखो, कार्बोहाइड्रेट कौन सा है? चावल। चावल में सर्वाधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, सी आंसर। चावल कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत है। 100 ग्राम पके हुए चावल में लगभग 25.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है। वास्तव में चावल में 90% कैलोरी कार्बोहाइड्रेट से आती है। चावल साधारणतः खाद्य पदार्थों की तुलना में अधिक विटामिन, खनिज और फाइबर प्रदान करता है। नेक्स्ट, हमारे शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित विरुद्ध के अवरोधक का काम करती है। इसका अवरोध करते देखो, शरीर की ऊष्मा का क्षय होने से बचाती है। आंसर आपका यही लग जाएगा। हमारे शरीर में त्वचा तल के नीचे मौजूद वसा शरीर की ऊष्मा के क्षय के विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है। अर्थात यह शरीर ताप को बाहर निकालने से रोकती है और शरीर को वातावरणीय ताप के प्रभाव से बचाती है। यह वसा स्तर शरीर को आकृति, पिलवाकता प्रदान करने तथा गद्दी की भांति अंतरंगों को बाहरी दबाव तथा आघातों से सुरक्षा करने का भी कार्य करती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके च्यापचयी प्रक्रम से अधिकतम ऊर्जा मिलती है? तो ये मिलती है आपकी वसा। वसा में लगभग 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है आपको। वसा के चयापचय प्रक्रम से अधिकतम ऊर्जा मिलती है। 1 ग्राम वसा से पूर्ण ऑक्सीकरण से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। सामान्यतः एक वयस्क व्यक्ति को 20 से 30% ऊर्जा वसा से प्राप्त होनी चाहिए। 1 ग्राम ग्लूकोज या प्रोटीन के पूर्ण ऑक्सीकरण से लगभग 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थों का लगभग 80% पदार्थ है, तो 80% पदार्थ होता है प्रोटीन। आंसर इसका ए होगा।
प्राणियों के जीवित पदार्थों में सर्वाधिक मात्रा में जल कार्बनिक पाया जाता है, किंतु कार्बनिक पदार्थों में सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन सभी जीवित कोशिकाओं में मौजूद होता है। नेक्स्ट, अब कथन और कारण दिए हैं, देखो। फिर से कह रहा है कि सूरजमुखी का तेल एक अच्छी गुणवत्ता का खाद्य तेल होता है, ये राइट है आपका। इससे असंतृप्त वसा अम्लों की अधिक मात्रा पाई जाती है, ये भी ठीक है आपका। इस प्रकार आंसर क्या होगा, और इसकी व्याख्या भी करता है आर ए की, तो ये क्या होगा, इस प्रकार आंसर ए होगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। सूरजमुखी एस्टरेसी कुल के अंतर्गत आता है। यह आवर्ती बीज पौधा है जिसका उपयोग तेल बनाने में किया जाता है। इसका तेल एक अच्छी गुणवत्ता का खाद्य तेल है क्योंकि इसमें असंतृप्त वसा अम्लों की अधिकता होती है। असंतृप्त वसा अम्लों के लिए अच्छा पोषक तत्व है। फिर से कथन और कारण दिए। तो असंतृप्त वसा संतृप्त वसा की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होते हैं, क्या ये ठीक है? ये आपका ठीक है। असंतृप्त वसा की संरचना में केवल एक आबंध होता है, ऐसा नहीं है। तो ए सही और आर गलत, तो इसका मतलब आंसर क्या होगा, सी होगा इसका। असंतृप्त वसा संतृप्त वसाओं की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होते हैं क्योंकि इनके अणुओं में किन्हीं कार्बन परमाणुओं के मध्य दोहरे बंध होते हैं जिनके कारण सदैव तनाव रहता है। तनाव के कारण अनेक योगात्मक अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं। संतृप्त वसाओं में दोहरे बंध वाले वसा अम्ल नहीं होते, अतः ये जाड़ों में ठोस या अर्ध ठोस हो जाती हैं। अधिकांश जंतु वसाएं संतृप्त होती हैं जबकि पादप वसाएं असंतृप्त होती हैं, जिनसे वनस्पति घी हाइड्रोजन को अलग से मिलाकर तैयार की जाती हैं। नेक्स्ट, अन्य पशुओं के मांस की तुलना में मछली का उपभोग स्वास्थ्यकर माना जाता है क्योंकि मछली में होता है, अब देखो मछली में होता है बहु असंतृप्त वसा अम्ल। आंसर ए होगा इसका। बहु असंतृप्त वसा अम्ल में अपघटन की दर काफी तीव्र होती है जिसके कारण संवहनीय क्रियाओं में ऑक्सीजन के अधिक अणु ग्रहण कर लिए जाते हैं जिसके परिणाम स्वरूप मनुष्य में संवहनीय क्रिया बढ़ जाती है। मछली में पाई जाने वाली वसा में सबसे अधिक बहु असंतृप्त वसा अम्ल पाया जाता है जो कि मानव के लिए काफी अच्छा पोषक तत्व होता है। आहार उत्पादकों में के विक्रिया में जुटी एक कंपनी यह विज्ञापित करती है कि उसके उत्पाद ट्रांस वसा नहीं होते। उसके इस अभियान का उपभोक्ताओं के लिए क्या अभिप्राय है, देखो यहाँ पर क्या अभिप्राय होगा। कंपनी के आहार उत्पादक हाइड्रोजनीकृत तेलों से नहीं निर्मित किए जाते हैं, ये ठीक है आपका। कंपनी के आहार उत्पाद पशु उत्पन्न वसा तेल से ही निर्मित किए जाते हैं, ये भी ठीक है। कंपनी के द्वारा प्रयुक्त तेल संभाव्यतः उपभोक्ताओं के हृदय वाहिका स्वास्थ्य को क्षति नहीं पहुंचाएगा, ये भी आपका ठीक है। तो इसलिए आंसर बी, सॉरी, डी आंसर होगा। एक, दो और तीन तीनों सही है इसके। ट्रांस वसा का उपभोग शरीर में खराब एलडीएल कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाता है और अच्छे एचडीएल कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करता है जो कि हृदय वाहिका स्वास्थ्य को क्षति पहुंचा सकता है। पशु उत्पन्न वसा तेल हाइड्रोजनीकृत तेल में दोनों ही ट्रांस वसा होते हैं। इस प्रकार तीनों ही कथन क्या होंगे आपके, राइट होंगे। ट्राइग्लिसराइड क्या है, तो ट्राइग्लिसराइड जो होते हैं वो वसा होती है, सी आंसर होगा इसका। ट्राइग्लिसराइड शरीर में पाए जाने वाले वसा का एक प्रकार है। हमारा शरीर भोजन से प्राप्त अप्रयुक्त ऊर्जा को ट्राइग्लिसराइड में परिवर्तित कर देता है। ट्राइग्लिसराइड वसा कोशिकाओं में संचित होता है। अब देखो ये तो हो गया आपका प्रोटीन समाप्त। प्रोटीन में इतना है, लगभग आपको 160 या 159 क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर कराया है। तो देखो जो अगला टॉपिक होगा वो आपका होगा श्वसन, रेस्पिरेशन सिस्टम जिसे हम बोलते हैं। तो उसके बारे में हम जानकारी लेंगे अगले वीडियो में। तो देखो यदि आपको लेक्चर की पीडीएफ की आवश्यकता हो रिवीजन के लिए, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम पर आपको टाइम टू टाइम वहाँ पर पीडीएफ दे दी जाती है। जैसे ही ये आपका वीडियो अपलोड होगा उसके लगभग 1 घंटे बाद ही आपको वहाँ पर वीडियो पीडीएफ मिल जाती है। और यदि आपको देखो किसी भी प्रकार के नोट्स की आवश्यकता है तो आप मेल के माध्यम से बता सकते हैं। मेल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। तो यदि आपको लगता है लेक्चर अच्छा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।